अपनी कारकर्दगी के दम पर मैदान मारने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत के दावे और जमीनी हकीकत पर इसकी कारकर्दगी को उजागर करके इनके सपने में खलल डाल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की नजर भी हैट्रिक बनाने पर है। यहाँ भी उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। 90 रुकनी असेंबली में कमल खिलेगा या हाथ का साथ होगा, ये आज तय हो जाएगा। तो कमल खिलेगा या हाथ का साथ होगा, ये अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हम आपको बताते चलें कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज अब से कुछ देर में आना शुरू होंगे। इन इंतखाबात से रियासतों के सियासत और मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला जी, जो सीनियर सहाफी हैं। सर, आपका खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम आवाम के फैसले में। नाजरीन, चलिए अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और खास मेहमान से हम इस पूरे इंतखाबात के मंजरनामे पर बात करते हैं। सर, अगर बात यहां से शुरू की जाए, चर्चा में था कि ये जो इंतखाबात चारों रियासतों में हुए हैं, इन्हें 2014 के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें मिजोरम को अगर अलग कर दें तो बाकी 4 राज्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और खास तौर से दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो हिस्से हैं जहां से काफी बड़ी संख्या में सांसद चुन के आते हैं और राजनीति को प्रभावित भी करते हैं। इसलिए यह 5 राज्यों का या कहें 4 राज्यों का महत्वपूर्ण चुनाव 2014 के चुनाव को अवश्य प्रभावित करेगा, इसमें दो राय नहीं। जी, एक चीज सर देखने को जो मिली, ये इंतखाबात इलाकाई मुद्दों से हटकर सेंटर के मुद्दों पर ज्यादा लड़े गए। इन जो 4 इंतखाबात में यही कुछ देखने को ज्यादा मिला। यह बात भी, यह ऑब्जर्वेशन भी आपका सही है, क्योंकि इस बार स्थानीय मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने कि राष्ट्रीय या कल ये थोड़ी सी विचारधारा की बात या कहीं मोदी फैक्टर। स्थानीय आधार पर नेताओं के परफॉर्मेंस, उनके चीफ मिनिस्टर के जो काम काज हैं, उसका महत्व है, इसमें दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी को आगे बढ़ता दिखाया गया है तो इसका मतलब यह है कि वो उनके काम को ही सराहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली में बात थोड़ी अलग हो गई है। दिल्ली में शीला दीक्षित के कामकाज से किसी को शिकायत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर राजनीति जिस तरह से एक ट्रायंगुलर फाइट वहां पर शुरू हुई, उससे वहां की राजनीति बदलती नजर आ रही है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शीला ने इस इलेक्शन में काफी साहस का परिचय दिया, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पार्टी ने ही उन्हें नेग्लेक्ट किया। वहां पर केंद्रीय नेतृत्व मोदी के पीछे पड़ा रहा, उसने दिल्ली के इलेक्शन पर उतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए शीला दीक्षित को वहां नुकसान हो सकता है, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा और उनके कामकाज को लेकर के किसी को बहुत ज्यादा शिकायत नहीं थी। जी हाँ, आपने बात मोदी की, अगर मोदी की बात करें तो एक बात ये चर्चा में थी कि मोदी ने अपना पूरा वकार इन चुनावों में, इन इंतखाबात में अपना पूरा वकार दांव पे लगा दिया। अगर उधर राहुल की तरफ देखें तो उन्होंने इन इंतखाबात को भी एक रूटीन वे में लिया है। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में दिल्ली का उदाहरण लूंगा। दिल्ली में शीला दीक्षित, आप जानते हैं कि वो रोज 6-6, 8-8 चुनाव सभाएं संबोधित कर रही थी और केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। राहुल गांधी की 4 सभाएं तय की गई। दूसरी सभा में चूंकि उपस्थिति कम थी, इसलिए बाद की दोनों सभाएं रद्द कर दी गईं। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, सेंट्रल लीडर, वो इस चुनाव में बहुत कम सामने आए, जबकि बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को वहां झोंक रखा था। कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी को जापान के महाराजा वहां आए हुए थे, उनका स्वागत करना था, लेकिन सोनिया गांधी या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या और केंद्रीय नेता दिल्ली के इलेक्शन में उतने विजिबल नहीं थे, उतने सामने नहीं थे। जी हाँ, इसी के सर अगर देखें तो एक मिसाल सामने आई कि नरेंद्र मोदी, जहां तक अगर इनको देखें कितने गंभीर थे वो इनको लेके, कितने सरगर्म थे इन इंतखाबात को लेके, नरेंद्र मोदी ने अगर देखा जाए तो इन 4 रियासतों में कुल
45 रैलियां की, इंतखाबी रैलियों से खिताब किया उन्होंने। दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी को देखें तो उन्होंने सिर्फ 20 रैलियों से ही इन चारों रियासतों में खिताब किया। आपने पहले ही कहा कि राहुल गांधी या उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। वो शायद ये समझते थे कि इन राज्यों में या दिल्ली को उन्होंने ये पहले से मान लिया कि क्या हम हार रहे हैं। एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली में तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि वहां पर पार्टी ने जानबूझ करके शीला को सहयोग नहीं किया जी। कारण एक जो मैं समझता हूं यह है कि शीला अगर चौथी बार या तीसरी बार, 15 साल हो गए हैं, यदि इस बार भी चुनाव जीत जाती तो उनका कद दूसरी पंक्ति के नेताओं में सबसे ऊंचा हो जाता। और 2014 के चुनाव में मान लें कि उस समय कांग्रेस जीतती, सरकार बनाने की स्थिति में है, और राहुल गांधी जैसा कि पहले से उनका ऐसा रवैया रहा है कि वो शायद प्रधानमंत्री ना बनना चाहें और अपनी मां की तरह बाहर रह करके ही सत्ता पर नियंत्रण रखना चाहें, तो सबसे बड़ी दावेदार शीला दीक्षित हो सकती थी जी। शायद उनको इसलिए बाहर रखने की कोशिश की नेताओं ने। और आप भी जानते, अजय माकन जो प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के, उनकी वो शीला से नहीं पटती। चलिए सर, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही नाजरीन, रुझानात आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर आगे चल रही है इन रुझानात में, जबकि कांग्रेस इस वक्त 2 सीटों पर लीड बनाए हुए है। बड़ी खबर, हर इलेक्शन की तरह इस बार भी ईटीवी सबसे पहले आप तक रुझानात और नताइज पहुंचा रहा है। मैं आपको बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही। मैं आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 रुझानात हमारे पास आ गए हैं, जिसमें से बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर अब तक आगे चल रही। सर, पहले रुझान आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपका पहला कमेंट? पहले रुझान आए हैं, इससे जो सर्वे थे या एग्जिट पोल के जो अनुमान थे वो सत्य सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। जी सर। और इससे ऐसा लगता है कि अभी इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, अभी शुरुआती दौर है, लेकिन बीजेपी आगे बढ़ रही है। यह एक प्रतीक है कि वह आगे रहेगी और वह सत्ता पर भी काबिज होगी। सर, क्या देखते हैं, अगर मोदी फैक्टर की बात करें तो कितना असरदार होगा इन चारों राज्यों में, चारों रियासतों में मोदी फैक्टर कितना काम करे? इन चारों राज्यों में मोदी फैक्टर प्रभावशाली रहा है, इसलिए नहीं, मोदी के केवल व्यक्तित्व के कारण नहीं, खासतौर से इसलिए कि कांग्रेस का, मैं व्यक्तिगत राय मेरी है जी, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, कि कांग्रेस का जो पिछले इस दूसरे पारी की उसकी जो सत्ता थी, उस सत्ता में भ्रष्टाचार और एक कह दिए कि विफलता, उस विफलता के प्रतीक स्वरूप मोदी सामने आए और उस मोदी को लोगों ने एक सिंबल बना लिया कांग्रेस के, और खासतौर से राहुल और सोनिया के विरोध में। राहुल को लेकर मैं तो इसे कहता हूं कि रिजेक्शन है राहुल का जी, क्योंकि राहुल को उत्तराधिकारी बनाने की बात इस देश के अवाम में, उसके दिल में पच नहीं रही है जी, क्योंकि उसको जबरदस्ती, जो आदमी हर जगह विफल हो रहा है, जिसकी राजनीतिक समझदारी कहीं दिखाई नहीं देती, जो सीरियस गंभीर मसलों पर कभी अपनी राय नहीं व्यक्त करता, उसको अगर देश का भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसको यह देश शायद अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मोदी का समर्थन बढ़ गया। जी, उधर राजस्थान से भी रुझानात आना शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी का जो रुझान आया, बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही, जबकि कांग्रेस इस वक्त 8 सीटों पर आगे चल रही, जबकि अदर्स पर एक पार्टी आगे चल रही। जैसे जैसे रुझानात आते रहेंगे, सबसे पहले ईटीवी आप तक इन रुझानात को पहुंचाता रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, वक्त आगे बढ़ता जाएगा, नताइज भी आना शुरू हो जाएंगे। ताजा अपडेट हम आपको दे दें कि राजस्थान में 230 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 20 सीटों के रुझानात अब तक आ गए। हम आपको बता देंगे बीजेपी सबसे आगे चल रहे रुझानात में 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर आगे है। इस वक्त मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। इसमें नौजवानों और पहली बार वोट करने वालों का अहम रोल है। उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने हक का इस्तेमाल किया है। मध्य प्रदेश में जुमला वोटरों में 23 लाख ऐसे वोटर थे जिन्होंने पहली बार हक रायदही का इस्तेमाल किया, जबकि तकरीबन 50 लाख वोटर नौजवान थे। मजमूई वोटिंग फीसद में नौजवानों का सरगर्म रोल नुमायां तौर से नजर आता है।
यहाँ 70% से जायद वोटिंग हुई थी। नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद की कोई जमात अनदेखी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें राग़िब करने के लिए सियासी जमातों ने भी कई वादे भी किए हैं। आज के जो हमारा यूथ है उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। उसने अपने देश का भविष्य खुद निर्धारण करने का फैसला किया है। इसीलिए आज जो भी सरकार बनेगी वो यूथ के ऊपर ही बनेगी। उनका फैसला रहेगा कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है। रियासत की सियासत में नौजवानों के रोल पर माहिरीन का ये कहना है। I would divide the youth into 3 segments. There is one section of the youth, more preferably the elite, and they see some good leadership in Rahul Gandhi, whereas there is another section of the youth, they are constantly echoing Namo Namo, and they are also, that is Narendra Modi, and they are also hooked on to the leadership of Shivraj Singh Chauhan, who's a grassroots level leader. People don't doubt his integrity, but there is also a section which feels political expediency has let him down, especially when it comes to combating the problem of corruption. So it's a very hazy situation, notwithstanding the opinion polls, the exit polls, which the television has so broadly conveyed to the masses during the last 2-3 days. But it's an open field. Let's see what happens. इलेक्शन कमीशन की बेदारी मुहिम का असर भी 5 रियासतों में हुए इंतखाबात में साफ तौर से नजर आया। इसके तहत सभी कॉलेजों में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना एक अच्छी पहल थी, जिससे नौजवानों को बड़ी तादाद में पोलिंग मराकिज लाने में मदद मिली। ईटीवी न्यूज, भोपाल। चलिए एक बार फिर से हम आपको अपडेट करा दें। इस वक्त हम आपको सीधे मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर 230 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे और उसमें से 21 सीटों का रुझान इस वक्त आगे। हम आपको बता दें कि बीजेपी 21 में से 11 में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 9 पर और अदर्स 1 पर आगे चल रही हैं। सर, अगर देखा जाए, कुछ दिन अभी 1-2 दिन पहले मनमोहन सिंह का बयान आता है कि वो इन चारों रियासतों के जैसे भी नतायज आएंगे उन्हें कबूल करने के लिए वो तैयार हैं। तो जैसे से क्या मतलब लिया जाए कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है? उनकी बात से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आमतौर से नेता लोग इस तरह से सरेंडर जब करते हैं तो इसका मतलब भीतर कहीं वो हार अपनी स्वीकार कर चुके होते हैं, अन्यथा तो वो बढ़ के आगे बातें करते हैं। जी, क्या लगता है आपको, अगर इन चारों रियासतों में ये जो नतायज हैं बीजेपी के हक में आते हैं, तो सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरगर्म रोल अदा करना पड़ेगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी को, याद बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरगर्म कोई अपना इस तरह से अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे लगता है कि देश इस समय सोनिया और राहुल को उत्तराधिकारी बनाने की जो कोशिश है उसके खिलाफ है, और शायद राहुल को अगर इसी तरह प्रोजेक्ट किया जाता रहा तो शायद कांग्रेस लगातार नुकसान उठाती रहेगी। चलिए एक बार फिर से हम आपको अपडेट करा दें। रुख करेंगे राजस्थान का, जहां पर 200 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, जबकि एक सीट का जो वोटिंग होगी वो 13 दिसंबर को होगी। वहां पर बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उनका अचानक इंतकाल हो गया था और एक सीट को पोस्टपोन किया गया था। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान से भी खबर आ रही है, जहां पर 3 सीटों का रुझान आ गया, जिसमें से कांग्रेस 2 पर आगे चल रही है और 1 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 199 में से 3 सीटों का अब तक रुझान हमारे पास आया। हम आपको बता दें कि 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या कहेंगे सर इन रुझानात को देखकर, जिस तरह से कांग्रेस 2 पर आगे चल रही है और बीजेपी अभी 1 पर, जो रुझानात हैं क्या कह रहे हैं? रुझाना देखिए, नेक टू नेक, इसमें तो अभी शुरू के आंकड़े यही बताएंगे कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन अभी इसके लिए कोई टिप्पणी करने के लिए कौन आगे जा रहा है कौन पीछे है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ और रुझान सामने आ जाएं, फिर उस पर कुछ इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे रह जा रहा है। जी, गहलोत ने तो इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए, और आखिरी दिनों में अगर देखा है तकरीबन 5,000 करोड़ की स्कीमें और कई तरह की फलाही स्कीमें उन्होंने वो की ताकि दोबारा वो इख्तिदार हासिल कर सकें। ये बात बिल्कुल सही है, गहलोत ने बहुत काम किया है, लेकिन एक चीज जो अंदर की पॉलिटिक्स रहती है, पार्टी के भीतर भी कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है। आपको शायद पता है कि राहुल गांधी स्वयं नहीं चाहते थे कि गहलोत दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। वो केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी को चाहते थे कि वहां चीफ मिनिस्टर बने,
तो यह शिकायतें भी आती रही कि आमतौर से दिल्ली में और राजस्थान में हर जगह पार्टी के भीतर की जो पॉलिटिक्स रहती है, किसको पसंद करते हैं किसको नहीं पसंद करते, इसका भी असर पड़ता है। जी सर, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर 4 रुझान आ गए। हम आपको बता दें, दिल्ली में 70 सीटों के लिए इंतखाब हुए थे, जिसमें से इस वक्त 4 सीटों के रुझान हमारे पास आ रहे हैं और बड़े चौंकाने वाले रुझानात। हम आपको बता दें कि 4 में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही, जबकि 2 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक खाता नहीं खोला और कांग्रेस अभी दिल्ली में सिफर है। दिल्ली में इस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या कुछ चल रहा है, कैसा नजारा, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से तफसीलात दे रहे हैं। किस पार्टी के सिर पर ताज होगा, इस पर दिल्ली नहीं पूरे देश की नजर लगी हुई है। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 810 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। इस वक्त हम खड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं और उनका मुख्य मुकाबला भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की लड़ाई लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ है। मतगणना के लिए कुल 14 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों के अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। कैमरामैन अप्पू के साथ में दीपेंद्र, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली से बड़े चौंकाने वाले रुझानात इस वक्त सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में 70 सीटों के लिए इंतखाब हुए थे, जिनमें से 4 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने आ गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम आपको अपडेट करा दें कि 5 सीटों के रुझान आ गए हैं और जिसमें से कांग्रेस ने भी खाता खोल लिया है। 5 में से 1 कांग्रेस 1 पर आगे चल रही, जबकि बीजेपी 2 पर और आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की क़यादत में पहली बार दिल्ली में अपनी किस्मत आजमा रही है, 2 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली के रुझानात पर आपका पहला कमेंट। दिल्ली के रुझान में बहुत बात साफ है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक अभी बराबरी की स्थिति में चल रहे हैं। कांग्रेस पिछड़ रही है, ये तो पहले एग्जिट पोल्स का भी अपना प्रेडिक्शन था जी। और हाँ, ये बात अलग है कि नई दिल्ली सीट जहां से शीला दीक्षित हैं, वहां से अभी तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जी। क्योंकि शीला दीक्षित ने कहा कि आप अभी जो अगर वहां के चुनाव आएंगे तो केजरीवाल कहीं नजर नहीं आएंगे जी। तो इनकी टिप्पणी थी, अगर वहां पर कहीं शीला दीक्षित की पराजय होती है तो यह बहुत बड़ा आघात होगा उनके लिए भी, पार्टी के लिए भी जी। यानी आम आदमी पार्टी के आने से दिल्ली की सियासत का जो नजारा है बिल्कुल बदल गया है। हाँ, बिल्कुल बदल गया क्या, लेकिन बदला जरूर है क्योंकि दिल्ली में पढ़े लिखी आबादी ज्यादा है और वह यह महसूस भी करती है, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ जिनकी भी संख्या सबसे अधिक है और वो सारे लोग प्रायः ज्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने इतनी जल्दी किया है, जिस तरह से उसने लोकप्रियता हासिल की है, वह बड़ी असाधारण है। हाँ, यह बात दूसरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो कभी आगे बढ़ सकेगी, उसमें डाउट होगा, लेकिन दिल्ली में जो पढ़ी लिखी जनता है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। चलिए, इस वक्त हम आपको एक बार अपडेट करा दें छत्तीसगढ़, जहां पर 90 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। हम आपको बता दें 8 सीटों के रुझानात आ रहे हैं, जहां पर बराबर का मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी 4-4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। बात दिल्ली की कर रहे थे। एक वक्त जब इसने कदम रखा दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी ने, तो बीजेपी भी डरी हुई थी। ये बात सही है, क्योंकि बीजेपी, देखिए ऐसा है, विजय गोयल की इमेज बहुत अच्छी नहीं थी। दिल्ली में यह कहा जा रहा था कि अगर वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किसी तरह का है तो फिर विजय गोयल को क्यों सपोर्ट किया जाए। बीजेपी ने शायद इसे महसूस किया और विजय गोयल को हटा करके अपने चीफ मिनिस्टर प्रत्याशी के तौर पर दूसरे व्यक्ति को, डॉक्टर हर्षवर्धन को सामने पेश किया। इससे थोड़ा सा वहां बीजेपी के पक्ष में अच्छी हवा बनी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो अपनी दस्तखत दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से भ्रष्टाचार, उनका अभियान भी, केजरीवाल का पूरा अभियान शीला दीक्षित के खिलाफ था। और शीला दीक्षित और केजरीवाल की दिल्ली की फाइट ऐसा लगता था शीला दीक्षित और केजरीवाल की है, बीजेपी बीच में नहीं थी। लेकिन बीजेपी, हर्षवर्धन के आने के बाद बीजेपी भी आ गई है और उसके बाद के आप रुझानों को देखते रहे हैं कि शुरू में जहां पर बीजेपी को बहुत पीछे देखा जा रहा था और जिस तरह आपका या आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, एग्जिट पोल में वो नीचे आया। जी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी उपस्थिति अब ज्यादा मजबूती से पेश की
लेकिन अभी जो स्थितियां हैं सामने, उसे ऐसा लगता है कि नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आप में आम आदमी पार्टी में रहेगी। कांग्रेस शायद तीसरे नंबर पर जा रही है, जो एग्जिट पोल के थोड़ा खिलाफ है। यानी आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मैदान में लाकर अपने लिए माहौल साजगार कर लिया। जी, बेहतर किया उसने। अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी मोदी ने काफी मेहनत की। तकरीबन 7 रैलियों से उन्होंने खिताब किया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी दिल्ली में जीत के आती है तो मोदी का भी अहम किरदार उसमें रहेगा, इसमें दो राय नहीं। मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। सच बात, मैंने पहले भी कहा कि मोदी एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, पार्टी मतलब सत्ता में जो लोग हैं उसके खिलाफ जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन के प्रतीक बन गए, सिंबल बन गए मोदी। और यहां पर इस देश में खास तौर से वो जो पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म नॉन सेकुलरिज्म की चलती रहती है, तो एक पक्ष को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं मोदी। और मोदी ने जितने बड़े पैमाने पर जिस तरह से प्रभावशाली ढंग से अपनी रैलियां की हैं और उनकी वक्तृत्व शक्ति जो उनकी ऑरेटरी है वो भी लोगों को प्रभावित कर रही है। कभी पहले अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण बहुत प्रभावित करते थे मतदाताओं को, आज उनकी जगह मोदी ने ले रखी है। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पीछे चल रही है, कांग्रेस को ये एक बात आम थी कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में पिछड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे उनको लेकर कांग्रेस को काफी नुकसान होता दिख रहा है। एक बात आप महसूस कर रहे होंगे, इस बार के चुनाव में मुद्दे, स्थानीय मुद्दे खो गए थे। आपने क्या सड़कें बनाई, रेल बनाया, क्या किया, ये सारे मुद्दे ही नहीं रह गए। और ये कह लीजिए विचारधारा या कह लीजिए कि कांग्रेस या राहुल, सोनिया और उनके अपोजिशन में जो लोग हैं, ये 2 हिस्सों में बट गई पूरा देश। और इस तरह स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे और खासतौर से मोदी वर्सेस राहुल या राहुल वर्सेस मोदी, ये फैक्टर हर जगह प्रभावी हो गया। जी चलिए, इस वक्त हम अपने नाजरीन को अपडेट करा दें और सीधे अपने नाजरीन को लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। और हम आपको बता दें कि 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई थी। हम आपको बता दें कि अब तक 45 सीटों के रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर आगे चल रही हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही माना जा रहा था कि बीजेपी का जो माहौल रहेगा, यानी कि शिवराज सिंह इस बार हैट्रिक बनाएंगे। हाँ, ये पहले से संभावना थी, क्योंकि चौहान को साहब को आप जानते हैं कि उनको बल्कि मोदी के समकक्ष पॉपुलर माना जा रहा था, या उनसे बेहतर उनके बड़े नेता आडवाणी उनको ज्यादा तरजीह दे रहे थे। और यह तो तय सा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी ज्योतिरादित्य उनका जब उन्होंने मतलब उनको प्रोजेक्ट किया कांग्रेस ने एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो कांग्रेस में थोड़ी जान आई जी, लेकिन वह शायद इतने प्रभावी नहीं हो सके कि वहां के मतलब राजनीति को पलट सके या वहां की सत्ता हासिल करने की ताकत अपना सके। जी, आपको क्या लगता है, अगर सिंधिया को अभी तक चुनाव कमेटी का सदर बनाया था, सरपरस्त बनाया था, अगर उन्हें वजारत आला के लिए, सीएम के लिए नॉमिनेट कर देते और उनका वो नौजवान चेहरा लोगों के बीच में आता, तो इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता था? फायदा हो सकता था, लेकिन ये गारंटी ऐसी नहीं थी कि वो शिवराज सिंह चौहान को हटा करके वहां सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा और पहले प्रोजेक्ट किया जाता तो कांग्रेस की स्थिति और बेहतर होती। जी, अगर मध्य प्रदेश के फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर आपको लगते हैं जो शिवराज सिंह को तीसरी बार यानी हैट्रिक बनाने की तरफ ले जा रहे हैं और वो तीसरी बार मध्य प्रदेश की कुर्सी संभालेंगे? देखिए, वहां पर खासतौर से जो विकास के मुद्दे कहे जाते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश के पिछले सारे मुख्यमंत्रियों के काल और उनके कामों को सामने लिया जाए, गिनाया जाए, तो शिवराज सिंह के काम उन सबसे आगे नजर आएंगे। उन्होंने आदिवासियों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए भी अपने सत्ता के लिए, सत्ता में उनको भागीदारी के लिए, दूसरे उनकी मदद करने के लिए जो योजनाएं बनाई, और विकास के कामों में भी वो किसी से पीछे नहीं रहे। जी, शिवराज सिंह का पहले से मानना था कि उनकी जो योजनाएं, उनकी फलाही जो स्कीम है, इन सबको लेकर वो तीसरी बार जरूर गद्दी हासिल कर लेंगे। दावे के साथ वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो उनका दावा था और दावा सत्य सिद्ध हुआ। जी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों को काफी शिकायतें शिवराज सिंह से थी। इसके अलावा अगर औरतों की बात करें, खवातीन की तालीम की बात करें, तो इसको लेकर भी मध्य प्रदेश में खवातीन की लिटरेसी का जो मामला था उसमें भी मध्य प्रदेश काफी पीछे था। इसके बाद आदिवासियों का मसला हो, मल न्यूट्रिशन का मामला हो, सब में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश काफी पीछे रह गया। एक चीज आप तो जानते हैं कि इलेक्शंस में
इमोशनल मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं। जी। ये डेवलपमेंट के एजुकेशन में किसका ग्राफ कहां गया, माल न्यूट्रिशन में कितना कंट्रोल किया, गरीबी पर कितना नियंत्रण हुआ, ये सारे फैक्टर पीछे रह जाते हैं। यद्यपि व्यक्ति की या चीफ मिनिस्टर की प्रतिष्ठा में उनका योगदान रहता है, लेकिन ये चीजें पीछे रह जाती हैं, इमोशनल मुद्दे सामने आ जाते हैं। जी चलिए, अपने नाज़रीन को एक बार फिर से हम अपडेट करा दें। बात मध्य प्रदेश की चल रही, जहां पर रुझानात की 50 बनने वाली। जी 230 में से 51 50 पूरी हो गई। हम आपको बता दें कि 51 रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं। 230 सीटों में से 51 सीटों के रुझानात हम तक आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी अब तक 35 सीटों पर आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 15 सीटों पर और अदर्स 1 सीट पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। आइए नाज़रीन, जो रुझानात आ रहे हैं और जो अब इसके थोड़ी देर बाद नताए जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हारने की नहीं है बात मन कहता है। Few people of the party are also saying that the BJP is trying to approach some of their candidates. Have you lodged any complaint in there? What sort of a strategy would that be? पॉलिटिकल बैटल, नॉट अ लीगल बैटल। अरे यार कैसे वो लोग तो करेंगे, उनके तो राजनीति ही है, किसी को तो काउंटर करना है। वो लोग इसी राजनीति में माहिर हैं। जब वो लोग जनता के बीच की लड़ाई हार जाते हैं तो वो ये सब करते हैं। Are you confident that all of your तो अरविंद केजरीवाल मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। अगर बात दिल्ली की ही करें तो आपको बता दें अपडेट कि 70 सीटों के लिए दिल्ली में वोटिंग हुई थी, जिसमें से 10 सीटों के रुझानात हम तक पहुंच चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि बड़े चौंकाने वाले नताइज इस वक्त और बड़े चौंकाने वाले रुझानात आ रहे हैं, जहां पर 3 बार से इख्तिदार पर रही शीला दीक्षित के इख्तिदार में कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही, जबकि हम आपको बता दें बीजेपी सबसे आगे यानी 5 सीटों पर आगे है। इसके अलावा अगर पहली बार इख्तिदार में अपनी किस्मत आजमा रही, सियासत में अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली बीजेपी सदर जेपी अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। चलिए एक बार फिर से सर, बात हम दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर 10 सीटों के रुझान आ गए हैं 70 में। बिल्कुल लग रहा है कि इस बार शीला दीक्षित की गद्दी जो 15 साल से उनके पास थी, खिसकती नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि एक को एंटी इनकम्बेंसी की बात रहती है, वो तो है ही। उसके साथ ही ये है कि मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स जो शीला के खिलाफ खड़ी थी, उसका नुकसान शीला को भी उठाना पड़ रहा है और पार्टी को भी उठाना पड़ रहा है। जी, दूसरी तरफ अगर पहली बार किस्मत आजमा रही है आम आदमी पार्टी करें तो उसके लिए भी चौंकाने वाले ये रुझानात हैं। 4 सीटों में 10 में से 4 में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी का तो दावा था कि वो सरकार बनाएंगे जी, तो 4 अभी अगर बीजेपी के थोड़ा पीछे चल रहे हैं तो उनको तो थोड़ा सा इससे थोड़ी शिकायत ही होगी, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नंबर 1 पर रहेंगे और सरकार बनाएंगे। जी, कल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उसमें बयान दिया था कि बीजेपी उनके कैंडिडेट्स उनके नुमाइंदों को खरीदने के लिए अप्रोच कर रही है। ये तो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये संभावना दिखती है कि हम शायद नंबर 1 नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल के जो परिणाम थे वो इस तरह की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे, तो ये तो अब एक डिफेंसिव, इसको कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जी, अगर बात शीला दीक्षित की करें तो नताइज को जो रुझानात आ रहे हैं उन्हें भी देखकर, या इससे पहले जो बातें चल रही थी कि शीला दीक्षित कहीं ना कहीं अपने रियासत को तो लेकर सही, और दूसरे जो सेंटर के मुद्दे थे कहीं ना कहीं उनको दोहरी मार पड़ी। जो सेंटर के मुद्दे थे, जो रियासत के मुद्दे थे, दोनों के बीच में आकर शीला दीक्षित बीच में फंस गई। हाँ, किसी हद तक ये बात सही है, और मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं जी कि शीला दीक्षित अपनी मतलब केंद्रीय राजनीति सर, इस पर मुद्दा जारी रखेंगे। आइए, इस वक्त बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। को पसंद करते हैं और यही रिजल्ट आएगा, यही उम्मीद है। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन ऑल द 4 स्टेट्स टुडे, व्हिच आर द काउंटिंग ऑफ व्हिच इज ऑन टुडे, एंड बिकॉज पीपल आर एंग्री अगेंस्ट कांग्रेस एंड पीपल आर वोटिंग फॉर बीजेपी पॉजिटिवली, एंड देयरफॉर वी आर श्योर टू विन ऑल द 4 स्टेट्स।
तो बीजेपी में कहीं ना कहीं रुझानात देखकर खुशी का माहौल बनने लगा है। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि बीजेपी के तर्जुमान थे, मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। सर, जावड़ेकर के पास जाने से पहले हम बात कर रहे थे शीला दीक्षित की परेशानियों की। मैंने आपसे कहा कि शीला दीक्षित को पार्टी का ही पूरा सहयोग नहीं मिला। एक अभी मैं टिप्पणी पढ़ रहा था जी कि आमतौर से पार्टी